my dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel Mudita IS Warriors. So students, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हम क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो टॉपिक हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है VVI हॉट टॉपिक, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक हैं जो पिछले 10 साल 15 साल से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस बार 2 बार बोर्ड हो रहे हैं। टर्म 2 की हम बात कर रहे हैं, टर्म 2 में आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो इन 7 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनता है। तो अगर आपका कोई चैप्टर रह जाता है या आप लोग उस चैप्टर को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊंगी उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव, जहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में देना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट आपका चैप्टर बनता है टर्म 2 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, विच इज चैप्टर 4। सो गाइज, यहाँ से आपको टॉपिक करना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यहाँ पे इस टॉपिक से कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, या फिर ये जो वर्सेटाइल नेचर है ये क्यों होता है। अब इसमें आपका आ जाता है कैटिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको सेपरेट भी पूछ सकता है, इसी टॉपिक में इंक्लूड हो जाता है कि व्हाट इज कैटिनेशन, ठीक है। टेट्रावैलेंसी भी इसी में इंक्लूड हो जाता है कि डिफाइन टेट्रावैलेंसी। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही बढ़िया से करना है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो हट गया है, तो इसकी वजह से ये चैप्टर काफ़ी हम बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट हो चुका है, छोटा हो चुका है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए आपको इस टॉपिक में क्या क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इसके अलावा आपको करना है डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, और बॉन्ड स्ट्रक्चर। सो आपको ये दोनों ड्रॉ करने आने चाहिए, बॉन्ड एज वेल एज डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो इस तरीके से जो हम डॉट ड्रॉ करते हैं इसे हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रक्चर लाइक कार्बन, कार्बन के बीच में एक बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको दोनों ही स्ट्रक्चर आने चाहिए, ठीक है। जैसे वो आपको कुछ कंपाउंड्स का बोल देगा, कुछ फॉर्मूले बोल देगा, CO2 का आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, O2 का बनाइए, या फिर वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का बोल देगा, H2O का बोल देगा, या थोड़ा किसी बड़े कंपाउंड का बोल देगा। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा होता है कि आपको आउटर मोस्ट सेल की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इसके बाद होमोलोगस सीरीज होती क्या है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के कौन कौन से मेंबर हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसका जो नाम होता है कि एक कार्बन है तो मीथेन बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें से कोई भी आपका टॉपिक डिलीट नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डोमिनेंट ट्रेड करना है, ठीक है, कि ये पूरा इनका लॉ क्या था, ये आपको लॉ भी बोल देगा, तो ये आपको करना है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जब आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव, ठीक है, सॉरी व्हाट इज मैनली पीरियोडिक टेबल। इसके बाद इसका लिमिटेशन, जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं, किसी भी साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसका लिमिटेशन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो उसका लिमिटेशन होता है, उसकी जो कमी है, आगे चल के उसी को मॉडिफाई करता है अगला साइंटिस्ट। तो मेंडलीव की जो कमी थी ना, उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आगे जाके सही किया गया था, फिक्स किया गया था। तो इनका क्या लिमिटेशंस था वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसके बाद नंबर ऑफ आपके ग्रुप्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, ओके। जैसे इस तरीके से जो होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हमारे क्या बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, जो 7 है। इसके बाद हमारे पीरियड बनाते हैं। इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड, जो 1 2 अप टू 7 है। और जो इस तरह की वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, जो 18 तक के आपके ग्रुप हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप का नाम भी पता होना चाहिए। जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पे जो 17th ग्रुप होता है इसको हम हेलोजन बोलते हैं, ठीक है, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। 18th होता है ये नोबल गैस वाला होता है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़नी है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ
पे हमारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन से होते हैं जो नॉन मेटलिक शो करते हैं। इसके बाद मेटेलॉइड्स कहाँ पे आते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस पीरियड, सो यहाँ पे पूछेगा कि मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है सॉरी। अगर आप ग्रुप में जाओगे नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप, तो जो साइज है, साइज हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको स्टडी करनी है, क्योंकि इसके बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और एक आपको एलिमेंट्स दे देता है कि आपके पास एलिमेंट ए बी सी डी है, ठीक है, और अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ज़्यादा मेटलिक है कौन कम मेटलिक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग है, मैंने आपका इसका जो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बताया था ब्लूप्रिंट में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है। आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना है, जहाँ पे आपको कुछ अलग से हाइड्रा वगैरह आपको पढ़ना होता है। तो देखिए ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर, और बायोलॉजी के चैप्टर से आपको कोई भी डायग्राम छोड़ना नहीं होता है, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ डायग्राम तो एग्जाम में बोलता है कि डायरेक्ट आप ड्रॉ करिए, और कुछ डायग्राम वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ड्रॉ करना है। जैसे उसने आपको बोल दिया कि एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो उसने क्वेश्चन में नहीं बोला कि बच्चे आप ड्राइंग बनाओ, लेकिन आपको बनाना ज़रूरी है। ये कॉमन सेंस है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर होती है, पेपर प्रेजेंटेशन, जिसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं टॉपर को। तो वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, आप दिखाओगे बना के डायग्राम, है ना। तो ये आपको करना है। बायो में कहीं पे भी पॉसिबिलिटी हो तो डायग्राम बनाना होता है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना ही है। क्वेश्चन में वो बोले ड्रॉ करने को ना बोले, इट्स कॉमन सेंस, आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आपका फ्लावर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसका मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है, विद डायग्राम आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद हमारा जो प्यूबर्टी एज होता है, प्यूबर्टी एज में क्या क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में, हॉर्मोन्स में, बॉयज़ के एंड गर्ल्स के। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही वीवीआई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इस चैप्टर में से इस चीज़ को ड्रॉ करने का आता है। कई बार सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे देता है, कई बार फीमेल दे देता है, कई बार दोनों दे देता है और का चॉइस दे देता है। तो ये तो आपको दोनों प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से। आपको एनसीईआरटी में इसके डायग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको पूछेगा जब वैन एग इज फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज होता है और जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो दोनों कंडीशन, इसका एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, डायग्राम भी पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, एचआईवी एड्स, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सारा आपको कवर करना है इस चैप्टर से। इसके बाद हमारा आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जहाँ पे आप लोग देखोगे इसका हेरिडिटी है, इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है, तो यहाँ से कुछ पार्ट टॉपिक्स हमारे डिलीटेड है। तो यहाँ पे आपको मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, उसका आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो फीचर पेरेंट से चाइल्ड में आ रहे हैं तो उस फीचर को हम क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल का ये रिप्रेजेंट करना होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब चाइल्ड का जो सेक्स होगा वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो जो मेल होता है इसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं विच इज एक्स एंड वाई, और जो फीमेल होता है इसमें एक्स एक्स होता है। तो मेल का आइदर एक्स आएगा या वाई आएगा, लेकिन फीमेल का कोई भी हार्मोन आता है वो एक्स ही होगा। दैट्स वाई जो चाइल्ड का जेंडर है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि फीमेल में तो दोनों ही क्रोमोसोम क्या है, एक्स है। तो इसका आपको विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम अभी आप वीडियो क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे गले में इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से मैं 5 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू बोलती हूँ तो मेरे को खांसी आती है, दिक्कत होती है, बोला नहीं जाता, इसलिए मैं अभी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ।
ओके बट अब हम चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉलिड चैप्टर है और यहाँ से न्यूमेरिकल तो बनते ही हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी आपके पास सर्किट है, यहाँ पे आपका एमीटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, की लगा हुआ है, ठीक है, और सर्किट में आपको रेजिस्टेंस आइदर वो सीरीज में लगा के दे देगा या फिर वो पैरेलल में लगा के दे देगा बहुत सारे रेजिस्टेंस, और इसका आपको नेट रेजिस्टेंस निकालने को बोल देगा या फिर करंट निकालने को बोल देगा, ठीक है, या फिर वोल्टेज, यानी कि आपको ओम्स लॉ और ये कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का होता है सीरीज एंड पैरेलल, मैंने चैप्टर 12 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वन शॉट वीडियो, उसे ज़रूर देख लें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही 2 से 4 लाइन की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सीरीज में आर सीरीज हम क्या करते हैं, R1 + R2 जितने रेजिस्टेंस है उनको हम एडअप कर देते हैं, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आर पैरेलल क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग इजीली टैकल कर लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है रो वाला, ठीक है, कि L/A, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टिविटी फैक्टर आ जाता है कि जो वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर की जो लेंथ है, ठीक है, तो वो वाला चीज़ आपको करना है, उसमें हर फैक्टर्स का नाम पता होना चाहिए, सबकी यूनिट पता होना चाहिए। फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक पावर, इन टॉपिक से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल ऑन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बना है, और न्यूमेरिकल हीटिंग इफेक्ट पे आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग करंट वाला जो टॉपिक है वो डिलीट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके जो जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे करंट भी होता है, और दोनों हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो एक हमेशा नहीं होता, जहाँ पे करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे करंट होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, इसके अलावा आपको वो करना है कि कुछ आपको फील्ड डायग्राम दे दिया जाएगा तो उसमें जो एरिया होगा उसको ड्रॉ करना कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का लूप जनरेट करेगा, उसको विद ड्रॉ आप एक्सप्लेन करिए। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल और सोलेनॉइड, यहाँ पे जो सोलेनॉइड टॉपिक है VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे ये फॉर्म्ड होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से पूरा कॉइल डायग्राम बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। पहले आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है कि यहाँ पे आपने रॉड लिया है, इस पर आपने कॉइल लगाई है, ये बैटरी से कनेक्ट किया है, देन आपको एक्सप्लेन करना होता है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, ओके, विद डायग्राम पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है आवर इन्वायरमेंट, ओके, तो ये चैप्टर आपको करना है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स, ओके, तो आपका ट्रॉपिक लेवल्स होता है इस तरीके से, डायग्राम होता है वो आपको पता है होना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए विद डायग्राम। इसे भी अगर वो बोलता है ना, देखिए जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है, मैंने आपको टॉपर्स की कॉपी भी दिखाई थी, आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं CBSE की वेबसाइट से। तो जो आपका रिटन एग्जाम होता है ना, जब पेपर सब्जेक्टिव होता है वहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपने बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो देखने वाले को मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से जो आपकी कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे मैटर करता है कि बहुत सारी कॉपियां, उसमें आपके आंसर हाईलाइट होने चाहिए। कैसे हाईलाइट होंगे, जब आप इक्वेशन लिखोगे, जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे, जब आप डायग्राम बनाओगे, जितने पॉसिबल, इवन हमारे टीचर्स बोलते थे कि जहाँ पे भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है ना वहाँ पे डायग्राम बना के दो, टीचर बोले ना बोले डायग्राम बना के दो, ये एक टॉपर की क्वालिटी होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने की। Formation and depletion of ozone layer. So what is ozone layer? Factors that affect depletion, cause depletion of ozone layer, ठीक है, क्या कारण है और कैसे हम इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल,
तो ये आपको सिंपली इन टॉपिक्स को कवर करना है और थोड़ा यहाँ पे क्योंकि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो थोड़ा आपको रियलिस्टिक प्रॉब्लम को भी एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो यहाँ से रिवर आपकी गुजरती है कौन सी, यमुना। सो आप यमुना को क्लीन करने के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आपको कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशंस को सोचना होगा। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन उसके लिए आप लोग को और ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मैं आपके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला सकूं।